नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, जीरोथ लॉ, बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमें पता है सेकेंड लॉ में हम दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉज स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉज स्टेटमेंट, ठीक है। तो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट क्या कहती है और क्लॉज की स्टेटमेंट क्या कहती है, कई बार इनमें कन्फ्यूजन रह जाती है। तो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस वर्किंग ऑन ए सिंगल रेजर्वोयर विच विल प्रोड्यूस कंटिन्यूस वर्क यूजिंग सिंगल रेजर्वोयर, जो है इट इज़ इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। केल्विन प्लैंक क्या बोलता है कि वर्क यूजिंग सिंगल एनर्जी रेजर्वोयर इज नॉट पॉसिबल, या कॉन्टिन्यूस वर्क प्रोडक्शन यूजिंग ए सिंगल एनर्जी रेजर्वोयर इज नॉट पॉसिबल। क्लॉसियस क्या कहता है? क्लॉसियस कहता है कि लो टेम्परेचर रेजर्वोयर से हाई टेम्परेचर रेजर्वोयर की तरफ, लो टू हाई टेम्परेचर रेजर्वोयर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। लो टू हाई टेम्परेचर रेजर्वोयर नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको। स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजर्वोयर टू हाई टेम्परेचर रेजर्वोयर विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस की स्टेटमेंट हो गई। तो ये याद रखना, मतलब आपको याद रखना है कि केल्विन प्लैंक क्या बोलता है और क्लॉसियस क्या बोलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केल्विन प्लैंक सेकेंड लॉ की अगर एक जनरल डेफिनेशन बोलेंगे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? लो ग्रेड एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। इट कैन नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई। जैसे हम जीरोथ लॉ में क्या पढ़ते हैं? व्हेन बॉडी ए बी सी, व्हेन body A is in thermal equilibrium with B, it is also in thermal equilibrium with body C, then B and C will also be in thermal equilibrium with each other, ठीक है जी। ये बोलता है जीरोथ लॉ। आपको बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये जीरोथ लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ ही लिया है। फर्स्ट लॉ में हमारा क्या है कि नेट हीट इंटरेक्शन इन ए साइकिल विल बी इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन इन ए साइकिल, या फिर एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हम बोलते हैं जनरली, वो हमारा हो गया फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस की दो स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, वो हमने देख ली हैं। अब एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए इरिवर्सिबल इंजन कैन नेवर बी लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन। क्या है? एफिशिएंसी ऑफ ए इरिवर्सिबल इंजन विल ऑलवेज बी लेस देन रिवर्सिबल इंजन एफिशिएंसी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। और साथ में एक और चीज है, एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल ही होगी। चाहे कितने भी रिवर्सिबल इंजन है, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं, विद इन सेम टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है, तो हमेशा ये क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं इंजन इन सीरीज। इंजन इन सीरीज, अगर दो इंजन सीरीज में लगा दिए अगर आपने, तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक टेम्परेचर रेजर्वोयर है T1, ठीक है, यहाँ पे एक इंजन लगाया मैंने, ये एक टेम्परेचर हो गया T2, यहाँ पे हमने एक दूसरा इंजन लगा दिया, और ये तीसरा टेम्परेचर रेजर्वोयर है T3। इस केस में अगर हम बात करें, दो ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ से हमें वर्क मिलेगा वर्क 1, यहाँ से मिलेगा वर्क 2। तो इस केस में एक फॉर्मूला याद रखना होता है हमें, क्या
कि अगर तो दोनों के दोनों इंजन वर्क इक्वल प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इफ W1 इज इक्वल टू W2, मतलब दोनों के दोनों इंजन अगर सेम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस केस में कंडीशन क्या होगी, उस केस में क्या होगा, देन T2 विल बी इक्वल टू AM या फिर T1 प्लस T3/2। ठीक है जी। जब दोनों के दोनों सेम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो T2 की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों का अर्थमेटिक मीन। एंड इफ एफिशिएंसी दोनों की सेम है, मान लो दे रखा आपको दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम है, एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ सेकंड, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन T1 इंटू T3 अंडर द रूट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्टली आपको यूज करना है इस चीज को। एक और चीज हम पढ़ते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। वो क्या बोलती है, इन ए साइकिल del Q by T शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी को हम किस क्वेश्चन में यूज करेंगे, जब हम डील कर रहे होंगे 3 या उससे ज़्यादा टेम्परेचर रिजर्वायर्स के साथ में और एक इंजन लगा हुआ है बीच में, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी को। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा।